और एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर द कॉमन ब्रेड मोल्ड फॉर राइजोबस फंगस द कॉमन ब्रेड मोल्ड और rhizopus fungus reproduces by the method of spore formation. आपके दो टॉपिक छूटे हुए हैं ए बैच वालों के, इसमें स्पोर फॉर्मेशन से पहले वाले, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कर रहा हूँ, उसके आगे का कंटिन्यू करो वो करवाऊंगा आपको, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, वो दोनों करवा दूँगा, अलग से करवा दूँगा। तो स्पोर फॉर्मेशन में आप शायद समझ गए होंगे कि जनरली क्या है कि इसमें ऐसा होता है कि स्पोर एंजियम मतलब कोई भी जो स्टेम है, किसी भी प्लांट का जो स्टेम है, स्टेम में ऊपर मतलब स्टेम का जो टॉप मोस्ट कॉर्नर होता है वहाँ पर स्पोर एंजियम डेवलप हो जाता है। स्पोर एंजियम कैसे डेवलप होता है? छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं उसके अंदर, तो वो स्पोर्स धीरे धीरे जब उनको न्यूट्रिशन मिलता जाता है वो डेवलप होते जाते हैं और अल्टीमेटली जब वो बर्स्ट हो जाते हैं तो बर्स्ट होकर वो जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं वो हवा में फैल जाते हैं। अब जब वो हवा में फैलेंगे, हवा में फैलने के बाद में अगर कहीं पर कोई मतलब गीली मिट्टी है, डैम्प कंडीशंस का मतलब थोड़ा अंधेरा है वहाँ पर, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है और बहुत कम लाइट भी नहीं है, तो अगर वहाँ पर उसको वेट कंडीशन और डैम्प कंडीशन मिलती है, ठीक है, लाइक डैम्प एंड वार्म कंडीशंस, ऐसी कंडीशन मिलती है तो वो ज़मीन पर गिरकर और वहाँ पर नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मेथड हो गया ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप हो गई स्पोर फॉर्मेशन की, ठीक है। जैसे इससे पहले वाली टाइप हमने देखी थी बडिंग वाली थी, उसमें क्या होता था, ये जो एक स्टेम है उस एक स्टेम में एक छोटा सा बड डेवलप हो जाता था, धीरे धीरे टाइम के साथ जब उसको न्यूट्रिशन मिलता था तो वो बड बड़ा हो जाता था, अल्टीमेटली वो डिटैच करके गिर जाता था ज़मीन पर और जहाँ गिरता था वहाँ पर नया एक बड डेवलप हो जाता था। तो होता क्या है इस तरीके से कि एक सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गई,
मतलब एक सिंगल पेरेंट से आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये एक टाइप हो गई स्पोर फॉर्मेशन। बताइए, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं, अर्णव, न्यासा, उदय, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, रीजनरेशन। नेक्स्ट जो टाइप है इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है रीजनरेशन। अच्छा, अगर आता है ना स्पोर फॉर्मेशन में, ये इतने 3 पॉइंट्स के अलावा और ज़्यादा और कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ना चेक करने वाले टीचर के पास उतना टाइम होता, खासतौर पर बायोलॉजी में। अगर आपने डायग्राम बना दिया है, डायग्राम बनाने के बाद में एक्सप्लेनेशन बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, बहुत कम एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है। मतलब ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि बायो है तो मुझे रटना ही रटना है, बहुत सारा रटना है, वो नहीं करना, ठीक है? स्पोर फॉर्मेशन के बाद में अगला टाइप आप लिखेंगे रीजनरेशन। ये मिटा रहा हूँ। फोर्थ लिखेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन, तो रीजनरेशन में लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म process of getting back a full organism from its body parts, the process of getting back a full organism from its body parts is called regeneration. Next point note करेंगे, the simple animals like Hydra and Planaria and Planaria show regeneration. In other words, if Hydra or Planaria somehow get cut into a number of pieces, get cut into a number of pieces, then each body piece can grow into a complete organism.
इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि बिल्कुल नाम से ही समझ में आ रहा है। अब फिर आप ये देखिएगा कि वहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा है। आपने ये देखा होगा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज इस बार बायोलॉजी की है। ठीक है, 1 या 2 नंबर शायद सबसे ज़्यादा इसी का है, बायोलॉजी का। तो उसमें आप ये देखिएगा कि अगर सिर्फ इतना आप रीजनरेशन में लिख कर आ जाते हैं तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ डायग्राम बना देते तो भी नहीं मिलेंगे। तो डायग्राम ज़रूर बनाना है। तो डायग्राम इसका बिल्कुल आसान है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना है। तो आप ये देखो कि जैसे मान लीजिए मैं प्लेनेरिया का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो प्लेनेरिया इज लाइक दिस। तो ये प्लेनेरिया है। It gets cut into get cut into 3 pieces। 3 पीसेस में ये कट गया। एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, और तीसरा टुकड़ा ये। तो प्लेनेरिया के 3 टुकड़े हो गए। उसके बाद ये फर्स्ट पीस, ये सेकंड पीस और ये थर्ड पीस। तो ये 3 नए प्लेनेरिया बन गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। दोबारा से जनरेट हो गया, सिर्फ इतने से टुकड़े से ही जनरेट हो गया। ये बॉडी का, इसी की बॉडी का दूसरा टुकड़ा है। तो 3 दूसरा टुकड़ा बन गया और ये तीसरा टुकड़ा बन गया। ठीक है, रोबोट 2.0 की तरह वो रजनीकांत का वो जो रोबोट बनता है वो टूटा और बहुत सारे रोबोट बन गए। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है। अकेला था, अब 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओरिजिनल कहाँ गया ये अब किसी को नहीं पता। ओरिजिनल कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। स्पोर फॉर्मेशन में हमने देखा ओरिजिनल प्लांट भी रहता है, लेकिन साथ में क्या दूसरा भी बन जाता है। यहाँ ओरिजिनल प्लांट कहाँ गया वो किसी को नहीं पता। ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म ये था प्लेनेरिया, इसके 3 टुकड़े हो गए, 10 हो जाते तो 10 प्लेनेरिया बन जाते। ठीक है, तो ये आपका हो गया रीजनरेशन। तो चौथा टाइप हुआ रीजनरेशन। फिर नेक्स्ट टाइप नोट करेंगे, 5th टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन तो ये मिटा दूँ इस तरफ, नोट करिए। इससे ज़्यादा और कुछ लिखने की
कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ इसमें पूछा भी नहीं जाएगा। तो ये फोर्थ टाइप था। रीजनरेशन फिफ्थ टाइप है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स का मतलब ही हम नाम से ही समझ रहे हैं, फ्रेगमेंट्स का मतलब ही क्या होता है, टुकड़े, ठीक है। तो फिफ्थ टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में नोट कीजिएगा, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म breaking up of the body of a simple multicellular organism the breaking up of the body of a simple multicellular organism into two or more pieces into two or more pieces on maturing each of which subsequently grows to form a complete new organism each of which subsequently grows to form a complete new organism is called fragmentation. Fragmentation, next point note करेंगे. The organisms like Spirogyra and sea anemones can reproduce by the method of fragmentation. By the method of fragmentation. अब इसमें देखिएगा, देखिए यहाँ पर हमारा जो ये रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन दोनों में एक मामूली सा अंतर है। यहाँ पर भी रीजनरेशन में क्या हुआ कि एक जो ऑर्गेनिज्म था वो एक्सीडेंटली कट गया या टूट गया, उसके 3 टुकड़े हो गए। वो जो तीनों टुकड़े हैं वो एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गए। तो ये तो भाई एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जब फ्रैगमेंटेशन है, फ्रैगमेंटेशन में किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। फ्रैगमेंटेशन में वो जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाएगा यानी कि अपनी फुल लाइफ पर पहुंच जाएगा कि भाई इसकी, जैसे हम बोलते हैं ऑन एन एवरेज एक मॉस्किटो की लाइफ शायद 6 डेज़ की होती है। तो अगर ये कहा जाता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ मान लीजिए 6 डेज़ की या 7 डेज़ की है, तो 7 डेज़ में वो क्या हो गया, वो अपनी लाइफ की मैच्योरिटी जो मैच्योरिटी स्टेज है वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो 3 पार्ट्स में अपने आप ही डिवाइड हो जाते हैं और फिर वो तीनों नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं।
तो इसका भी डायग्राम ऐसा ही है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर होकर टूटा, यहाँ पर क्या था, एक्सीडेंटली कट हो गया था। इसमें क्या होगा, मैच्योर होकर टूटा तो प्रोसेस बनाते हैं इसके बीच में। ये स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोजाइरा का। बस ऐसे होना कुछ होता है। हम मैच्योर स्पाइरोजाइरा मैच्योर स्पाइरोजाइरा और अब ये टूट गया, इसके फ्रैगमेंट्स हो गए। यहाँ लिखिएगा कि 3 स्पाइरोजाइरा प्रोड्यूस्ड। थ्री स्पाइरोजाइरा प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही तरीका है जैसे आप समझ लीजिए जैसे कि हमारा रीजनरेशन का था। बस वहाँ पर क्या था, वो एक्सीडेंटली उसमें कोई कट लग गया था। यहाँ पर क्या है कि जैसे ही वो मैच्योरिटी स्टेज पर अपनी पहुँचेगा तो अपने आप उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो 3 अलग अलग स्पाइरोजाइरा बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नोट करके लिखिएगा इसमें फ्रेगमेंटेशन में, नोट करके लिखिएगा, the main difference between fission and fragmentation is that the main difference
the main difference between fission and fragmentation is that, देखिए फिजन का क्या मतलब, हमने फिजन भी देखा था, वो फिजन दो तरीके का था, एक बाइनरी और एक आपका मल्टीपल। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन इज दैट, फिजन और फ्रेगमेंटेशन में जो डिफरेंस है वो क्या है? इन फिजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट, इन फिजन a unicellular organism breaks up to form two or more daughter organisms. Breaks up to form two or more daughter organisms comma, whereas in fragmentation a multicellular organism breaks up to form multicellular organism breaks up to form two or more daughter organisms to form two or more daughter organisms. ठीक है, तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है, बस अंतर ये है कि उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है, यहाँ पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो है सिक्स्थ टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नोट करिएगा, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of old plants, from the parts of old plants, bracket में like stems, roots and leaves, stems,
roots and leaves, like stems, roots and leaves, without the help of any reproductive organs. Without the help of any reproductive organs. ठीक है, इसका और फर्दर एक्सप्लेनेशन और डायग्राम नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बस इतना आप समझ लीजिए कि ये इस तरीके की चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पौधा है और वो पौधा डेवलप होता है और आप उसकी रूट निकाल लेते हो, रूट का थोड़ा सा हिस्सा काट कर निकाल लेते हैं या उसके स्टेम का थोड़ा सा हिस्सा काट कर निकाल लेते हैं और उसको कहीं पर मिट्टी में कहीं और आप प्लांट कर देते हैं। तो कुछ दिनों बाद धीरे धीरे आप उसको थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें तो वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसको इस वजह से बोला जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये खास तौर पर आपका प्लांट्स में ही होता है इस तरीके का वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो जैसा कि ग्रास के केस में देखा जाता है कि ग्रास आपने थोड़ी सी एक जगह लगाई तो वो धीरे धीरे अपने आप ही डेवलप होती चली जाती है, पूरी मिट्टी में घास फैल जाती है। ठीक, आज इतना ही करेंगे, इसको कल कंटिन्यू करते हैं आगे। अब मैथ्स करेंगे, बस 2 मिनट का बीच में ब्रेक ले रहा हूँ, 2 मिनट में मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं।